उदासी भरे माहौल में सिया ने जैसे ही खुद को संभाला, वह दादाजी के साथ आश्रम की ओर रवाना हो गई। रास्ते में गाड़ी जैसे ही मोड़ पर पहुंची, ड्राइवर ने देखा कि सामने भीड़ लगी हुई है और रास्ता जाम है। ऐसा लग रहा था मानो किसी को घेर लिया गया हो। ड्राइवर ने तुरंत स्थिति समझते हुए गाड़ी रोकी और दादाजी से कहा, सर मुझे थोड़ा आगे जाकर देख लेने दीजिए, क्या हुआ है। ड्राइवर नीचे उतर कर गया और कुछ देर बाद घबराया हुआ लौटा। उसने दादाजी से कहा, साहब ऐसा लग रहा है कि शायद सड़क पर जो महिला गिरी हुई है वो समीरा मैडम हैं। यह सुनते ही सब चौंक गए। समीरा सड़क पर बेसुध पड़ी थी। यह देखकर दादाजी और सिया दोनों घबरा गए। दादाजी को तो एक पल को विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन ड्राइवर ने तुरंत उन्हें शांत करते हुए कहा, पास के अस्पताल से डॉक्टर को बुला लिया गया है और वो उनकी जांच कर रहे हैं। ड्राइवर अपनी बात पूरी कह पाता उससे पहले ही दादाजी कार का दरवाजा खोलकर बाहर आ चुके थे। जैसे ही उन्होंने समीरा को जमीन पर देखा, उनके चेहरे पर चिंता और दर्द उभर आया। उन्होंने ड्राइवर की ओर देखकर तुरंत कहा, इसे कार में बैठाओ और अस्पताल लेकर चलो। दादाजी के मन में भले ही समीरा के लिए कई बातें थीं, लेकिन वह उनकी पोती थी और उस वक्त इंसानियत और रिश्ते सबसे ऊपर थे। समीरा को अस्पताल लाया गया, जहां पहले से मौजूद डॉक्टर ने तुरंत उसकी जांच शुरू कर दी। समीरा की सास भी वहीं थी। डॉक्टर ने रिपोर्ट्स चेक करने के बाद बताया, समीरा की स्थिति थोड़ी संवेदनशील है और अभी उसे पूर्ण विश्राम की जरूरत है। अगर किसी भी तरह का तनाव या भावनात्मक दबाव पड़ा तो इसकी वजह से दिक्कतें बढ़ सकती हैं। ये शब्द सुनते ही दादाजी घबरा गए। उन्होंने समीरा की ओर देखा और कांपती आवाज में कहा कि तुम ठीक हो ना। दादाजी को सामने देखकर समीरा की आंखों में नमी आ गई, लेकिन उसने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाकर जवाब दिया। समीरा ने धीमी आवाज में कहा, मुझे लगता है मुझे अब जाना चाहिए। समीरा की यह बात सुनकर दादाजी हल्के से मुस्कुराए और बोले, तुम सिंघानिया परिवार की बेटी हो, क्या तुम अपना परिवार यूं ही छोड़कर जा सकती हो। दादाजी की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि समीरा ने तुरंत जवाब दिया, नहीं दादाजी, मैं कैसे जा सकती हूँ। इस समय दादाजी के लिए समीरा से ज्यादा उसकी गोद में पल रही एक नई जिंदगी मायने रख रही थी। उन्होंने प्यार से देखा और कहा, तुम अपना परिवार छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। इतना कहकर दादाजी ने उसे घर ले आए और इस तरह समीरा और उसकी सास का बना बनाया हुआ प्लान सफल हो चुका था। लेकिन जब समीरा सिंघानिया हाउस वापस पहुंची तो हालात थोड़े अलग थे। उस समय कल्पना जी घर पर नहीं थी। वह बिजनेस के सिलसिले में स्कॉटलैंड गई हुई थी और किसी को भी इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं थी। इधर दूसरी ओर समीरा को अचानक वापस आया देख सभी नौकर हैरानी में थे। कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि समीरा फिर से इस घर में लौटेगी, क्योंकि उसके जाने के बाद सबकी जिंदगी एक स्थिर रफ्तार में चलने लगी थी। मगर अब हालात बदल चुके थे। समीरा इस घर की बेटी थी और अभी उसकी सेहत को लेकर किसी से कोई सवाल भी नहीं पूछा जा सकता था। इसलिए सबने खामोशी अख्तियार कर ली थी। समीरा के लौटने की खबर सबसे पहले श्लोक को लगी और जब उसे यह भी पता चला कि समीरा उस स्थिति में है जहां उसे अतिरिक्त देखभाल की जरूरत है, तो वह और भी चिंतित हो गया। उसने तुरंत सिया को फोन किया और कहा, दीदी क्या आपको पता है, समीरा दीदी वापस आ गई हैं और इस बार उनकी तबीयत भी थोड़ी नाजुक है। लेकिन उनका अचानक यूं आना मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सच कहूं तो मुझे थोड़ी टेंशन हो रही है। सिया ने शांत स्वर में जवाब दिया, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है और मैं और मम्मा सब संभाल लेंगे। और हाँ, अब समीरा को लेकर कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी। इस बार हर कदम सोच समझ कर रखना होगा। लेकिन श्लोक अभी भी उलझन में था। वह जानता था कि समीरा अब पहले जैसी नहीं रही और जब वह उससे बात करने की कोशिश करेगा तो शायद उसका सामना करने की हिम्मत भी ना जुटा पाए।
परेशान मत हो, मैं मम्मा से बात कर लूंगी। यह कहकर सिया ने श्लोक का कॉल काट दिया। लेकिन सिया के चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही थी। राजवीर ने उसे देखा और बिना कुछ पूछे समझ गया कि कुछ तो है जो उसे परेशान कर रहा है। उसने फोन उसकी तरफ सरकाया और प्यार से पूछा, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? सिया ने धीमे स्वर में कहा, नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। बस श्लोक ने बताया कि दादाजी समीरा को वापस घर ले आए हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा अचानक क्यों किया गया। राजवीर ने सिया की बात को गंभीरता से सुना और उसे तसल्ली देते हुए कहा, परेशान मत हो, मॉम भी अब तक पूरी तरह शांत नहीं है, लेकिन अगर समीरा ने उन्हें जानबूझकर किसी तरह की असुविधा देने की कोशिश की तो वो खुद समझदारी से हैंडल करेंगी। तुम बेवजह टेंशन मत लो। सिया की चिंता इस बात को लेकर नहीं थी कि समीरा वापस क्यों आई, बल्कि इस बात से थी कि कहीं फिर से दादाजी को कोई मानसिक तनाव ना हो जाए, क्योंकि पिछली बार उनका स्वास्थ्य इसी कारण बिगड़ गया था। इस वक्त तक सिया को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके तबीयत और उसके फैसलों के पीछे जो भी घटनाएं घट रही थीं, वे दरअसल समीरा की ही योजना का हिस्सा थीं। लेकिन इन सब बातों को दरकिनार करते हुए सिया और राजवीर वहां से निकले और सीधे दादाजी के साथ डिनर के लिए रवाना हो गए। डिनर टेबल पर इस वक्त बिल्कुल शांति थी। राजवीर के मन में असमंजस था। वह जानता था कि दादाजी उसके व्यवहार से कुछ परेशान हैं, लेकिन उन्हें सच्चाई बताने से अब तक बचता आ रहा था। उधर सिया राजवीर के कुछ कहने का इंतजार कर रही थी। वह जानती थी कि दादाजी उसकी बहुत चिंता करते हैं और किसी भी बात का असर उन पर ना पड़े, इसलिए सभी शांत बैठे थे। राजवीर बहुत अच्छे से जानता था कि दादाजी के लिए सिया सिर्फ बहू नहीं, बल्कि परिवार की इज्जत और मान का प्रतीक है। अगर इस समय किसी भी बात को गलत अंदाज में कह दिया गया तो दादाजी दुखी हो सकते हैं, इसलिए वह सिया को किसी भी तरह की मानसिक परेशानी नहीं देना चाहता था। सिया चुप थी, लेकिन राजवीर की खामोशी उसे बहुत कुछ कह रही थी। दादाजी भी उनकी चुप्पी को देखकर थोड़े उलझन में थे। आखिरकार माहौल को हल्का करने के लिए दादाजी ने सिया की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, इतनी जल्दी काम पर वापस आ गए, ये तो कमाल है बेटा। थोड़ा आराम कर लेती तो अच्छा होता। दादाजी ने सिया की ओर देखकर कहा, इतनी जल्दी काम पर लौटने की क्या जरूरत थी? तुम्हारे लिए कुछ दिन रेस्ट करना ज्यादा बेहतर होता। सिया ने मुस्कुराते हुए उनकी ओर देखा और धीरे से कहा, मैं ठीक हूं दादाजी, बिल्कुल ठीक। दादाजी ने सिया की बात सुनी, लेकिन उन्हें उसकी मुस्कान में छुपी थकान साफ दिख रही थी। हल्की नाराजगी के साथ बोले, किसने कहा तुम ठीक हो? तुम्हारा चेहरा सब कुछ बयान कर रहा है। अगर तुम कुछ नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं,
लेकिन बताओ किसने तुम्हें इतने जल्दी फिर से काम पर भेजा? अगर राजवीर ने ऐसा किया है तो मुझे बताओ, मैं उससे खुद बात करूंगा। सिया तुरंत बीच में बोल पड़ी और राजवीर के पक्ष में खड़ी हो गई। नहीं दादाजी, ऐसा कुछ नहीं है। आप जानते हैं राजवीर ऐसा फैसला मेरे खिलाफ नहीं ले सकता है। दादाजी ने एक गहरी सांस ली